नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अब कश्मीर में जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने कश्मीरी युवाओं की माताओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, जो गलत रास्ते पर निकल गए हैं उनके पास सरेंडर करने का रास्ता है, लेकिन अगर नहीं किया तो सुरक्षा बलों ने चेतावनी दी है कि या तो सरेंडर करें, मुख्य धारा में लौट आएं, नहीं तो ढेर होने को तैयार रहें। भारतीय सुरक्षा बलों ने चेतावनी यह भी दी है कि आने वाले समय में घाटी से आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन जारी रहेगा और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। वहीं पुलवामा हमले के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जिस अंदाज में बयान दिया उससे तो यही लगता है कि उन्हें कोई लिखा हुआ भाषण दे दिया गया था और उन्हें उसे बस पढ़ डाला। खैर, पाकिस्तान से और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है, लेकिन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, ये सबके सामने है। लेकिन इमरान खान का कहना है कि उन्हें भारत से सबूत चाहिए। पाकिस्तान के इस दोगलेपन के बीच हमें यह सोचना बेहद जरूरी है कि क्या हम पाकिस्तान पर ऐसे दबाव की रणनीति बनाएं जो हम उसे न सिर्फ कॉर्नर कर सकें बल्कि उसे सबक भी सिखा सके, रास्ते पर भी ला सके। कश्मीर पर कैसे काम करें, यह भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने लाना है तो चुनौती कश्मीर पर काम करना भी है। कैसे होगा ये सब, क्या होगा रोड मैप, क्या करना होगा हमें, क्या है चुनौतियां, इन सब पर बात होगी आज देश की बात में। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौटेंगे तो मेहमानों से होगी चर्चा। पुलवामा में रविवार को आतंकियों का खात्मा करते वक्त शहीद हुए मां भारती के एक और सपूत देहरादून के मेजर विभूति ढोंडियाल को नम आंखों से विदाई दी गई। देश के लिए मर मिटने का सपना लिए विभूति इस बार घर लौटे, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। उनकी आखिरी विदाई पर परिजनों की आंखों में आंसू थे तो शहीद को अंतिम सलामी देने आए लोगों के मन में जबरदस्त आक्रोश। देश ने आज मेजर विभूति समेत पुलवामा में शहीद हुए 5 सैन्यकर्मियों को अंतिम सलाम कहा। और इधर सेना ने भी आतंक पर अंतिम प्रहार का ऐलान कर दिया है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और आतंकियों को दो टूक चेतावनी दे डाली। सेना ने साफ कहा कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ था। चिनाब कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने साफ कहा कि जो आतंकी कश्मीर में आने की हिमाकत करेगा वो मारा जाएगा। पुलवामा आतंकी हमले के 100 घंटे के भीतर ही हमले के मास्टरमाइंड को ढेर करने के बाद सेना ने आतंकियों और उनके परिजनों को भी सख्त संदेश दिया है। सेना ने साफ कहा कि आतंकी या तो हथियार छोड़ दें या फिर ढेर होने को तैयार रहें। Anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated unless he surrenders. इधर सेना ने पाकिस्तान और आतंकियों को चेतावनी दी तो उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी पुलवामा घटना के 5 दिन बाद सामने आए। उनके बयान में उनका डर और लाचारी साफ झलक रही थी। पहले तो खुद दहशतगर्दी का शिकार होने, सबूत मिले तो जांच करने जैसी इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान का असली चेहरा भी सामने ले आए। धमकी भरे लहजे में इमरान बोले कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। इधर सबूत मांगने पर इमरान को भारत की ओर से भी करारा जवाब मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि पहले हुए हमलों के सबूत दिए तो पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की। पाकिस्तान को कई बार सबूत दिए गए हैं और पूरा विश्व जानता है कि किस तरह के सबूत दिए गए हैं। मुंबई पे जो हमला हुआ था उनके जो सबूत दिए गए थे उस पर अभी तक पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी है। We are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. Pakistan is the nerve center of terrorism. कुल मिलाकर भारत और भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ अपनी नीति साफ कर दी है। पाकिस्तान की दोगुली नीति अब नहीं चलेगी। भटकाव के नाम पर सेना को निशाना बनाने वाले युवाओं को अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी और आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान की पोल खोलेगा। लेकिन अब भी कई सवाल हैं।
भारत को अपनी कश्मीर नीति में ऐसे कौन से परिवर्तन लाने होंगे जिससे आतंक फिर से सिर न उठा पाए? अजहर मसूद और हाफिज सईद पर इमरान की चुप्पी कब टूटेगी और कब पूरा होगा पुलवामा के शहीदों का बदला? यही सवाल आज देश की बात में। जी हाँ, देश की बात में ऐसे तमाम सवाल और इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। गोपाल कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पुष्पेश पंत जी, विदेश मामलों के जानकार, देश के जाने माने शिक्षाविद हैं, जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेश सर आपका भी। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, सेना में काम करने का लंबा अनुभव रखते हैं, पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। RSN सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ हैं JK त्रिपाठी जी, पूर्व राजनयिक हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे, ब्राजील और स्वीडन में भारतीय राजदूत रहे। JK त्रिपाठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं कोमोडोर रिटायर्ड GJ सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, नेवी में 33 साल की सेवा का अनुभव, पश्चिमी एशिया की राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञ वो माने जाते हैं। कोमोडोर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है और आज अपने मेहमानों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब पाकिस्तान का क्या किया जाए और साथ ही साथ हमें कश्मीर पर किस तरह का रुख, किस तरह की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना होगा। और राजनीतिक मुद्दों को हम नहीं छूने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमने सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, उनको बुलाया और किसी पॉलिटिशियन को हमने, और ज्यादा पॉलिटिशियंस को हमने नहीं बुलाया है। यही वजह कि हम एक गंभीर चर्चा चाहते हैं। अब इस पर डाइवर्जन नहीं, अब इस पर इधर उधर की बातें नहीं चाहते। एक गंभीर चर्चा हो, एक सार्थक बहस हो, हमारे तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके क्या कुछ इनपुट्स हैं, और उसके बाद हम एक दिशा देने की कोशिश करें जो इंडियन पॉलिसी है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर, चाहे वो कश्मीर को लेकर। इसीलिए हमने इस पैनल को बुलाया है और आज इस पैनल की शुरुआत हम रोज की तरह रैपिड फायर राउंड से करेंगे। और अपने तमाम मेहमानों को मैं रैपिड फायर राउंड का एक सिंपल सा रूल जो है वो समझा देता हूं। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे सर, तीनों सवालों के जवाब आपको हां या ना में देने हैं, यस या नो में शुरुआत में, इसीलिए इसको रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। उसके बाद इनके सवालों का विश्लेषण आगे हम करेंगे, लेकिन फिलहाल 3 सवाल और ये इसका जवाब यस या नो में। शुरुआत में कर रहा हूं गोपाल कृष्ण आपसे, और रैपिड फायर राउंड की जो पहला सवाल है वो ये रहा, क्या इमरान खान का बयान पाकिस्तान की हताशा का सबूत है, यस या नो सर? गोपाल कृष्ण जी। हताशा का नहीं, उसकी बेईमानी का जो हिपोक्रेसी है उसका सबूत है। ऑल राइट सर, फिलहाल यस में ले रहा हूं। पुष्पेश पंत जी। नहीं। SD मुनी सर हमारे साथ होंगे कुछ देर में, उनके पास जानेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्नल सिंह, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान का बयान पाकिस्तान की हताशा का सबूत है सर? ओके, लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। मैं एम्बेसडर त्रिपाठी के पास चलूंगा। एम्बेसडर त्रिपाठी, क्या इमरान खान का बयान पाकिस्तान की हताशा का सबूत है? नहीं, हताशा नहीं, ये उनकी मजबूरी का सबूत है। मजबूरी का, ठीक है सर। ऑल राइट, चलिए तो दूसरा सवाल हम पूछते हैं। हमारे कुछ मेहमानों के साथ संपर्क का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कोशिश करेंगे उन तक जुड़ने की, लेकिन दूसरा सवाल रैपिड फायर का फटाफट से मैं पूछ लेता हूं। भारत को अब कश्मीर पर भी ज्यादा फोकस करके काम करना होगा क्या? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। हाँ। ऑल राइट सर। पुष्पेश पंत सर। जी बिल्कुल हाँ। कर्नल सिंह, मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो क्या आप कश्मीर पर ज्यादा फोकस करके काम करना होगा? जी जी जी। ओके। एम्बेसडर त्रिपाठी। जी मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात। ऑल राइट सर। कोमोडोर सिंह,
उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तीसरा सवाल, आखिरी और तीसरा सवाल रैपिड फायर राउंड का। हिंसा की राह पर चले कश्मीरी युवाओं पर अब सख्ती ही अंतिम उपाय है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल। बिल्कुल सख्ती से संदेश देना है और उनके लोगों को कश्मीर पे पूरी तरह से जो आतंकवाद जो इंटरनल सपोर्ट है उसको खत्म करना जरूरी है। हाँ, मैं नवाज जवाब ले लिया आपका। पुष्पेश पंत सर। जी हाँ। कर्नल सिंह। कर्नल सिंह मुझे सुन पा रहे हैं आप? कर्नल आरएसएन सिंह। जी जी जी। हिंसा की राह पर चले कश्मीरी युवाओं पर सख्ती ही अंतिम उपाय। आपका सवाल? हिंसा की राह पर चले कश्मीरी युवाओं पर सख्ती ही अंतिम उपाय है क्या? नहीं, ये हाँ या ना में सर? बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट सर। हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ बिल्कुल। एम्बेसडर त्रिपाठी। जी बिल्कुल, सख्ती ही उपाय है, लेकिन इसके अलावा और भी उपायों पर ध्यान उन पर बात करेंगे सर, आगे विश्लेषण करेंगे। फिलहाल हाँ या ना में तमाम रैपिड फायर राउंड के सवाल और आपके जो जवाब हैं वो मेरे पास हैं। अब इनका आगे हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन कड़क सवाल अब देश की जनता के लिए। कड़क सवाल में हम एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, देश की जनता को जवाब देना होता है। ऑनलाइन पोल है हमारा। पुलवामा पर इमरान की सफाई क्या पाकिस्तान को बचा पाएगी? क्या पाकिस्तान के काम आएगी ये सफाई? यह हमारा सीधा सवाल, और इस सवाल का जवाब आपको ऑनलाइन देना है। फेसबुक पर जाएं @ZBusiness ऑनलाइन पर हाँ या ना में अपना जवाब दें, और ट्विटर यूज करते हैं तो @ZBusiness पर जाएं, ट्विटर हैंडल पर जाकर यस या नो, हाँ या ना में अपना जवाब दें। और इस रिजल्ट को हम शामिल करेंगे अपने शो के आखिर में, और कोशिश करेंगे कि तमाम मेहमानों से इस पोल के रिजल्ट्स पर भी थोड़ा बहुत विश्लेषण हो। चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले अपनी धरती से, अपने मसले से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हम सबसे पहले आज जो बोल रहे हैं, जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। कश्मीर में भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया है आतंकियों के खिलाफ। पाकिस्तान पर हम बात में जाएंगे, लेकिन जो हमारी जो नई पॉलिसी है, क्या अब यही अंतिम विकल्प था हमारे पास? और क्या अब आपको लगता है कि वाकई में ये जो बोल्ड स्टैंड लिया है, सीधे चेतावनी दी है, और न सिर्फ चेतावनी दी है बल्कि समझाइश भी है इसमें कहीं ना कहीं, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, जो माँ बाप हैं, उनको समझाने की कोशिश भी की गई है सेना की ओर से। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको खत्म करने के, आपको मारने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। सर, ये जो नई पॉलिसी है, इससे कितनी उम्मीदें बनती हैं? हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि यह जनता की भी आवाज, जनता के बीच में भी हम घूम रहे हैं, सभी जगह की यही आवाज है कि कश्मीर में अब बहुत हो चुका, और जो अलगाववादी फोर्सेस हैं वह जो उनका सपोर्ट जो टेररिस्ट को मिलता है वह भी उतना ही घातक है जितना बाहर से आने वाले आतंकी हमलों का, आतंकियों का है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट सिस्टम कश्मीर में बना हुआ है, और वह डिलमुल नीति के सरकार के वह एक तरीके से जो लचर चीज़ों का बेनिफिट उठा रहे थे, एक सॉफ्ट अप्रोच का जो कई बार वो बेनिफिट उठाते थे कि हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, पथभ्रष्ट हैं, और उनको चाहे JNU के लोगों के तरफ के जैसे कुछ लोगों के लिबरल, लेफ्ट लिबरल जो बातें करते थे, उसका अब समय खत्म हो चुका है। जो इसीलिए मुझे लगता है कि यह बहुत ज़रूरी था। अब आर्मी ने उनको एक तरीके से चेतावनी दी है, सुधरने का वक्त दिया, और ये भी कहा है कि अगर आप गलती पे थे तो सरेंडर कर दीजिए, आपके लिए सॉफ्टली उनको देखा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो फिर उसको सेना नहीं सहन करेगी, क्योंकि यह हद से बाहर निकलती जा रही है पूरी स्थिति। तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा इंटरनल सपोर्ट को खत्म करना आवश्यक है। तो मुझे लगता है बिल्कुल राइटफुल अप्रोच है, और इसी के लिए देश की जनता इस वक्त पूरी तरह से हमारे यहाँ माहौल है। ध्यान रखिए, अब एक्शन का वक्त है। अब बाहर वालों को बाद में निपटेंगे, पहले अंदर भी लोगों को निपटना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। पुष्पेश सर, अब मैं थोड़ा सा, अब जो इमरान खान का जो बयान आया है, हमने इधर इस तरफ हमने अपनी आर्मी ने अपना अप्रोच को क्लियर किया, अपने विजन को क्लियर किया,
और जैसा कि हम अग्रवाल जी से भी डिस्कस भी कर रहे थे, अब पूरी तरह से जो क्लैरिटी है वो अब सेना के मन में पूरी तरह से क्लैरिटी है कि अगर आपने घुसपैठ करी तो आप मारे जाओगे, अगर आपने देश विरोधी ताकतों का साथ दिया तो भी आप पर सख्ती होगी। लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आता है। इस बयान को आप कैसे एनालाइज करते हैं सर? क्योंकि ये लग रहा था कि वो रटा रटाया बयान दे रहे हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनके पास एक मौका भी था, एक मौका था कि वो कुछ ऐसा जेस्चर देते जिससे हम भी कुछ सोचने पर मजबूर होते, लेकिन सर उन्होंने मौका गंवा दिया। किस तरह से एनालाइज करेंगे सर आप इसको? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान, मुझे लगता है कि इमरान खान ने कोई मौका गंवाया नहीं। इमरान खान के बारे में ये सोचना बिल्कुल भ्रामक, नादान, गलतफहमी है कि वो एक स्वाधीन व्यक्ति हैं। वो वहाँ की सेना और गुप्तचर संगठनों के हाथ एक कठपुतला हैं। उनके उम्मीदवार वो चुनाव में माने गए थे और उनसे किसी भी तरह की रचनात्मक पहल की आशा करना व्यर्थ है। वो शायद सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू कर सकते हैं क्रिकेट के भाईचारे के नाते। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो उनको शय मिलती है इमरान खान को या पाकिस्तान को, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन का उनकी पीठ पर जो हाथ है उसको हमको अनदेखा नहीं करना चाहिए। कि बार बार जब अमेरिकी ये कहते हैं कि दक्षिण एशिया सबसे ख़तरनाक जगह है क्योंकि यहाँ 2 परमाणु अस्त्रों से सज्ज शक्तियाँ हैं, विस्फोटक सर्वनाशक परिणाम हो सकते हैं जंग के, वही इशारा करने की वो जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात होती है उसकी तरफ वो कहते हैं इरफान खान कि अगर ऐसा होगा, इमरान खान कहते हैं कि जंग शुरू करना इंसान के हाथ में है, अंजाम बड़े ख़राब होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उसको बद्दर घुड़की कहें, गिदर भपकी कहें, मगर कहीं ना कहीं उसका नाजायज़ फ़ायदा वो उठाते हैं कि उनके जो आका हैं चीन और अमेरिका, वो भारत और पाकिस्तान को तराजू के एक पल्ले पर रखकर समकक्ष रखकर तोड़ते हैं। ठीक, एम्बेसडर त्रिपाठी, और मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत इस बात से हूँ कि यदि कश्मीर में आज हालात, यस सर, कि अगर कश्मीर में हालात इतने ख़राब हुए हैं तो वो एक नरम रुख अपनाने के कारण, नरम रुख अपनाने की बात है, और इसीलिए अब शायद हमने पूरी तरह से स्टैंड ले लिया है जो हमें दिख रहा है। एम्बेसडर त्रिपाठी, कम से कम एक जो उम्मीद की जा सकती है हेड ऑफ द स्टेट के, जो आपका पड़ोसी है और जिसके साथ आप बार बार हमें कहते हो कि साथ हम तो बातचीत करने को तैयार है, और आप शोक तक नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमने अपने जाबाज शहीद जवानों को खो दिया, एक वर्ड ऑफ कॉन्डोलेंस भी नहीं आया उनके मुंह से। सर ये किस तरह की पॉलिसी होती है? क्या वाकई में इतना मजबूर होता है एक हेड ऑफ द स्टेट कि उसके मुंह से श्रद्धांजलि के 4 शब्द भी ना निकले? या आप ये मान के चलें कि अब जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो जग जाहिर है, और अब हमें इसी जो एटीट्यूड आज इमरान खान का था, उसी एटीट्यूड के मद्देनजर ही अब हमें पाकिस्तान पॉलिसी को फ्रेम करना होगा? देखिए, ये बेसिक प्रोटोकॉल होता है हेड ऑफ स्टेट का कि वो इस तरह से अगर कोई घटना होती किसी भी देश में उसकी निंदा करे, जो इमरान खान ने नहीं की। ये एक पराकाष्ठा है प्रोटोकॉल के पालन न करने का, ये दिखाने का कि हमको किसी की फिक्र नहीं है, और ये इमरान खान नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, इमरान खान की पीठ के पीछे जो सेना खड़ी है वो कर रही है। और मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र पंत की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इमरान खान कोई दूध के धोए नहीं है। आपको याद दिला दूं कि 90s में जब इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन बन के आए थे, उन्होंने यहाँ सीरीज पे कब्जा किया था, क्रिकेट सीरीज पे। उसके बाद हवा में बल्ला लहराते हुए उन्होंने कहा था जैसे हमने सीरीज पे कब्जा किया ऐसे ही कश्मीर पे करेंगे। तो ये इतिहास उनका पुराना है, नया नहीं है। और ये बात भी सही है कि इमरान खान जो भी कहते हैं वो नहीं कह रहे हैं, वो सेना कहला रही है। और सेना, आप जानते हैं पाकिस्तान में सेना क्या है। जैसे कहते हैं कि भारत एक देश है जिसके पास एक सेना है, उसके ठीक उलट पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है। तो ये फर्क हमें याद रखना चाहिए। हमें इमरान खान के वक्तव्य को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्व देकर हम उनको हीरो बना देंगे अपने देश में। अभी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक अपना बयान दिया है, हाँ। इमरान खान की बात को काटा है, वही बहुत है। बिल्कुल। कर्नल सिंह, आपके पास में आऊंगा, कर्नल RSN सिंह। मैं वापस आऊंगा, हम पाकिस्तान पर भी साइमल्टेनियसली बात करते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी ये है, जिसके बारे में हम शुरुआत में इस शो के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कि हम कश्मीर को अब कैसे, हम कश्मीर पर आगे बढ़े, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारा लुक फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। आज जो सेना ने कहा है कि आप हथियार अगर उठाएंगे तो मारे जाएंगे, सीधा 2-2 कह दिया। ये थोड़ा सा हमें, आप आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताइए, क्या ये पॉलिसी नई है? क्या इससे पहले
इस तरह का जो जो डिटरेंस जो होना चाहिए था वो नहीं था, और अब क्या इससे बदलाव की उम्मीद की जा सकती है सर? देखिए, मैं यहाँ कोई रिटायर्ड ऑफिसर के हैसियत से नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि फिर से गम है, फिर से गुस्सा है, फिर से क्रोध है कि भाई आर पार की कोई लड़ाई हो, आर पार का कोई डिसीजन हो, और ये साइकिल पिछले 40 दशक से चल रहा है। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ लोगों ने कभी उसको तो वॉर इन अफगानिस्तान बोला था, जो जिहादियों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ा था, लेकिन आप इसको वॉर इन कश्मीर आपको बोलने में आप क्यों इतना झिझक रहे हैं अभी तक? दूसरी बात, ये साइकिल चलता रहा है, और ये साइकिल का माहिर है पाकिस्तान, ये प्रॉक्सी वॉर का। उसने अमेरिका के साथ मिलके अफगानिस्तान में ये पूरी लड़ाई, अगर आप उसका देखें तो 10 साल उसने अमेरिका के साथ मिलके एक लड़ाई लड़ी, प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन। उसके बाद अमेरिका के बिना लड़ा, उसके बाद अमेरिका के साथ लड़ा, लेकिन एक्चुअली में विरुद्ध में लड़ा। तो ये पूरी हिस्ट्री है, एक पृष्ठभूमि है प्रॉक्सी वॉर की। तो ये गर्म हो जाना, ठंडा हो जाना, अटैक कर देना, उसको कैलिब्रेट करना, डिप्लोमेटिक ये करना, मैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगा देंगे, कोई कहीं आइसोलेट नहीं हुआ है, पाकिस्तान कहीं आइसोलेट नहीं हुआ। एक गलतफहमी आप निकाल लो। अब आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा कि अब इसका हल क्या है। देखिए साहब, और बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं, और ये फौजियों को थोड़ा ये बात समझ लेना चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो कि फौज ने नहीं किया है। ऐसा कोई काम नहीं है, कोई एवेन्यू नहीं है जिसको डिप्लोमेट्स ने यूज नहीं किया है। सब बहुत माहिर डिप्लोमेट्स है, मैं बड़ा आदर करता हूं, फौज हमारी बेहतरीन है। आपने क्या नहीं किया है? 2 चीजें आपने नहीं की हैं। आपने आइडियोलॉजी को एड्रेस नहीं किया है। याद रहे कि जिसने ये व्हीकल लैडन एक्सप्लोसिव लैडन व्हीकल यूज किया, वो व्हीकल वो वाहन जो थी वो जिहादी तेल पे चल रही थी। जो AK-47 से गोली निकलती है वो जिहादी प्रोपेलेंट से चलती है। जो ग्रेनेड फटता है उसमें भी वो प्रोपेलेंट जो होता है वो जिहादी होता है। तो ये आप एक ये इसका आपको जिहादी का एंटी जिहादिज्म का एंटीडोट निकालना होगा इसके लिए। तो ये एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे आपको ये लड़ाई लड़नी होगी, और इस आइडियोलॉजी को किल करना है तो आपको इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक आपको करने होंगे। आपको सभी टुकड़े टुकड़े गैंग पे करना होगा, आपको उन लॉयर्स पे करना हो, उनको एकेडमिशियंस पे करना होगा, उन तमाम पॉलिटिशियंस पे करना होगा। आप बताइए कि क्या हक बनता है मुफ्ती और अब्दुल्ला का कि वो मतलब इतनी बेचैन हो जाते हैं कि बातचीत करो पाकिस्तान से। अरे कारगिल वाला जिसका खून का रिश्ता है गिलगित बाल्टिस्तान से, वो नहीं करता। लद्दाख नहीं बोलता चाइना से बात करो। वो बकरवाल और वो जो गुज्जर मुसलमान है वो नहीं, उनका तो खून का रिश्ता है, वो नहीं बोलते। तो ये नौटंकी को बंद करवाइए। ठीक है, बिल्कुल सेना की कार्रवाई जो आज वार्निंग है बहुत अच्छी वार्निंग है, और आइडियोलॉजी को एड्रेस कीजिए। ठीक है, जो सिलेबस पाकिस्तान में चल रहा है वही यूके में भी चल रहा है, वही सभी जगह चल रहा है, और वो सिलेबस को यहां खत्म करवाइए। ऑलराइट सर। कोमोडोर सिंह, एक ही सिलेबस है, चल रहा है सभी जगह पे। हिम्मत होनी चाहिए आपको कोमोडोर सिंह कि ये बंद करो। यस सर, पॉइंट टेकन सर। ये दुकान उस किताब सेकंड राउंड में आ रहा हूं आपके पास, और आप उस सिलेबस को बंद कीजिए। कर्नल सिंह, पॉइंट टेकन सर। कोमोडोर सिंह, कोमोडोर जीजे सिंह, आपके नजर में अब क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए अभी पाकिस्तान को, तो हम निपट ही लेंगे जैसा भी हमको निपटना होगा, जो भी हम करेंगे, जो भी उसके रीजन से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर करके या जो भी हम करेंगे वो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें अपना कश्मीर भी देखना है सर। लेकिन अप्रोच क्या हो, अप्रोच किस तरह की हो? एक तरफ मिलिट्री एक्शंस हैं, वो भी अपनी जगह हैं, दूसरी तरफ हमारे जो हमारे जो सिविल तरीके से जो सिस्टम के तरीके से जो हम कदम उठा सकते हैं उनकी बात भी हो रही है। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? कैसे हम कश्मीर को टैकल करेंगे फिलहाल? जो हमारे जो विकल्प हैं वो सब विकल्प जो हैं वो खाली हो चुके हैं।
चाहे वो डिप्लोमेसी का हो, चाहे वो बातचीत का रास्ता हो, चाहे वो फाइनेंशियल जिसे कहते हैं उनके ऊपर जो टेंशन का हो, जितने भी आप तरीके देखे हैं पिछले 40 वर्ष में, वो हम देख रहे हैं कि फेल हो जाते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। टेररिज्म हमारे देश के अंदर आता है, वो कहाँ से आता है वो भी हमें मालूम है। अगर मैं इसकी पूरे सब्जेक्ट की स्टडी करते हुए और इंटरनल और हमारे अंदर भी कमजोरी हैं, जैसे पैनलिस्ट बता रहे थे कि कुछ अलग वाणी है, सेपरेटिस्ट है, क्योंकि आइडियोलॉजी जिसको हम कबूतर ब्रिगेड कहते हैं, जो मोमबत्ती ब्रिगेड कहते हैं, वो भी अपनी आवाज उठाते हैं। कोई सिद्धू जैसे भी कहना शुरू करते हैं, ममता जी जैसे, और अभी कमल हसन ने अपना। आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा करेक्ट करना होगा उसको, और जब तक वो करेक्ट होता है मैं अग्रवाल साहब के पास जाना चाहूँगा। अग्रवाल साहब, आपसे मेरा सवाल जो छूट गया था वो इमरान खान को लेकर छूट गया था। हमने कश्मीर पर तो बात की, लेकिन अब आप हमें थोड़ा सा समझाइए कि भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो अपना बयान दे दिया है, और जैसा कि हमारे कुछ पैनलिस्ट कह भी रहे हैं कि हमें इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। जो इमरान खान ने आज कुछ कहा है, कुछ सब्सटेंसिव नहीं बोला, लेकिन उनका एक बयान हमें कम से कम एक मौका तो ज़रूर दे रहा है कि अब हम आगे की रणनीति पाकिस्तान को लेकर किस तरह की बनाएं, और ख़ासकर सरकार के लेवल पर, पॉलिसी के लेवल पर। अभी फिलहाल सर सरकार का रुख इस पर क्या है? अब आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इमरान खान की इन बातों का जवाब आप देंगे, इग्नोर करेंगे, या फिर आपके पास ऑप्शंस और भी हैं? नहीं, देखिए, एमईए ने क्लियर कट कह दिया कि इट इज एन इनसिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का जो बयान है वो कोई पॉलिसी के लिए, पॉलिटिकल या भारत की पॉलिसी के लिए कोई इनपुट दे सकता है। वो क्लियर कट वही बात है जो कंप्लीट डिनायल। जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप किसी कंप्लीट डिनायल में जब चले जाते तो इसका मतलब है कि वो हिपोक्रेसी में कुछ मतलब ही नहीं है, उसका सेंस ही नहीं है। वो जैसे बार बार कह रहे हैं कि हमें प्रूफ नहीं दे रहे, और कई बार प्रूफ दे चुके हैं, उस पर एक्शन नहीं ले रहे। जैश ए मोहम्मद खुद कह रहा है कि हमने एक आतंकी हमला किया है, और मसूद अजहर कह रहा है कि वो पाकिस्तान में, वो उसको क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये आतंकी हमला किया, और वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के डिनाई कर रहे हैं। तो फिर तीसरी बात वो कह रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं कि आगे भी हम करेंगे पुलवामा जैसे अटैक। तो इसका मतलब कि कश्मीर जो पाकिस्तान है वो कंप्लीट डिनायल में, उसकी लीडरशिप का कनेक्ट ग्राउंड रियलिटी वाली बात पे है नहीं, केवल एक झूठ का एक पुलिंदा है। तो भारत जो एमईए ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और इस बयान से कोई भारत की पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी डिटरमाइन होएगी या उसमें कोई चेंज आएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होने वाली है। हमारा दोनों लेवल पे बिल्कुल सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है कि बॉर्डर को सील करना है, या पहले जैसे आर्मी को फ्री हैंड दे दिया प्रधानमंत्री ने कि आप टाइम और स्पेस, प्लेस और मोड ऑफ रिटेलिएशन चूज करें, और एक तरीके से जो आर्मी एक्शन भी ले रही है उसी का परिणाम है कि जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ पे कश्मीर में, वह लोग इस तरह से बौखलाहट वाली हरकतें भी कर रहे हैं। और सारा तो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसका कोई स्टेटमेंट का कोई बहुत महत्व भारत के लिए, कश्मीर की पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए कोई चेंज करेगा, ऐसी बात नहीं है। पुष्पेश, लेकिन हमारे लिए भले ही इमरान खान का ये बयान कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, और आपने सुना कि सरकार हो या एमईए हो, कोई भी इसको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने की ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ तो समझ में आती है, एक चीज़ समझ में आती है कि उनके जेस्चर से पुष्पेश जी आपको क्या समझ में आया? जो हमें समझ में आया फिलहाल वो ये समझ में आया उनका डर कि कहीं जो भारत में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो माहौल बना है, और जिस तरह का प्रेशर है, और जिस तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट हमें इस घटना के बाद मिला है, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। और वो डर कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में आज था, जो हबड़ तबड़ में वो जो बोल रहे थे। आप कैसे एनालाइज करेंगे सर उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके शब्दों को? अब बहुत ज्यादा कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं था, कोई ऐसा कोई डिप्लोमेटिक, कोई कसा हुआ कोई स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं था जिसमें हमें लगे कि एक हेड ऑफ द स्टेट कह रहा है, एक राष्ट्र की तरफ से दूसरे राष्ट्र को संदेश जा रहा है।
नहीं, देखिए, मुझे लगता है आपसे मैं एक हद तक असहमत हूँ। मुझे लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनका डर नज़र नहीं आता, खींच नज़र आती है, झिझक नज़र आती है कि जो कुछ उनके आला हुक्मरान आर्मी कहते हैं वो उनके मुंह से उनको कह बोलना पड़ता है। मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो भारत से डरे हैं कि भारत में इस घटना के बाद पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। बिल्कुल, बल्कि कड़वा सच तो ये है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अलग थलग करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। अमेरिका का समर्थन अब तक उसे प्राप्त है, चीन का समर्थन अब तक उसे प्राप्त है, सऊदी अरब जिसे कट्टरपंथी इस्लामी देशों का समर्थन उसे अब तक प्राप्त है। और मुझे लगता नहीं कि किसी हमारे गाढ़े वक्त के दोस्त रूस ने भी बड़ी कड़े शब्दों में भर्त्सना पाकिस्तान की हो। अगर भर्त्सना करी भी हो तो हमारे साथ उनके होने की संभावना उस तरह की बिल्कुल नहीं जैसी 1971 में थी। हम अपने को ये खुशफहमी में पाले रहे कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया और वो हर बार हमारे खिलाफ इस तरह के हमले करता रहेगा। मुझे लगता है हमको इस गलतफहमी से बचने की ज़रूरत है। अभी कर्नल साहब ने बहुत पहले सटीक बात कही थी कि हमारे तरकश में जो कुछ तीर थे वो हर बार चला चुके हैं। हमने राजनयिक प्रयोग कर दिए हैं, हमने सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक्स के प्रयोग कर लिए हैं, मगर हकीकत ये है कि न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ टेरर के कारण हम पाकिस्तान की धौंस धमकी को सुनने के और सहने के आदी होते जा रहे हैं। तो इस समस्या का जो समाधान है वो हमको अपनी सीमा के भीतर जो आस्तीन के सांप हैं उनको पहचान के उनके विषदंत निकालने की, उनके सर कच्चू कुचलने की ज़रूरत है। ये बात कहने में बड़ी कड़वी और बुरी लगती है। अगर यदि वो हमारे अपने नागरिक हैं, हमारे अपने बच्चे भी हैं, यदि वो हैं तो पथभ्रष्ट नहीं है, वो शरारती बच्चे नहीं हैं, वो अनुशासनहीन बच्चे नहीं हैं, वो निश्चित रूप से इस देश की एकता और अखंडता के लिए संकट हैं। और वहाँ जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी खुदगर्ज मौका परस्त राजनेताओं की पनपी है, जिनमें अब्दुल्ला परिवार है, मुफ्ती परिवार है, मीरवाइज परिवार है, जितने लोग हुर्रियत वाले हैं या चाहे पीडीपी वाले हैं, वो बकरा पार्टी है कि बाघ पार्टी है, इन लोगों ने कश्मीर की बंदर बांट में आम आदमी का अहित किया है। कश्मीर की आम जनता और इस श्रेष्ठ वर्ग के नेता में फ़र्क करने की ज़रूरत है, इन्हें हाशिए पर पहुंचाने की ज़रूरत है, और जो लोग फ्रंट सुलभ कराते हैं उनको भी पहचान कर दंडित प्रताड़ित करने की ज़रूरत है। ओके सर। एम्बेसडर त्रिपाठी, जैसा सर ने कहा अभी कि हालांकि सरकार का ये बार बार स्टैंड रहा है और हमें दिखा भी है, मैं थोड़ा सा असहमत भी हो सकता हूं पुष्पेश सर की बातों से कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग नहीं किया है। वो पूरी तरह से आइसोलेटेड दिखता है आज के डेट में, और उसके इंटरनल हालात हमें बताते हैं, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन हमें बताती है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी कितनी से है, चाहे वो यूएन में हो या कहीं भी। अगर चाइना को हटा दिया जाए तो उसकी तो कोई से भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो पुष्पेश सर की जो चिंता है वो भी अपनी जगह है। तो कैसे और ज्यादा पुख्ता तरीके से पाकिस्तान पर हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर पुष्पेश पंत की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, काफ़ी चीज़ों से सहमत हूँ, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम बुरी तरह से असफल रहे हैं पाकिस्तान को अलग थलग करने में। हमने कुछ हद तक सफलता पाई है, लेकिन वो मोमेंटम और टेम्पो हमने जारी नहीं रखा। आपको याद होगा 2-3 साल पहले हमने बलूचिस्तान के बारे में बात की थी कि एग्रेसिव डिफेंस होना चाहिए, उसको हमने टेम्पो को जारी नहीं रखा। अभी हम क्या कर सकते हैं, कभी कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए जो कि हम शायद नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मेरा तो विचार है, मेरा अपना मानना है कि इस वक्त हमें डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्केल डाउन करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक मैसेज जाएगा कि हम कितने सीरियस हैं। और एक चीज़ मैं इसमें 100% 100% डॉक्टर पुष्पेश पंत की बात से सहमत हूँ कि हम अगर अभी पाकिस्तान को छोड़ दें, हम सिर्फ अपने बॉर्डर की सुरक्षा करें, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ना होने दें, और कश्मीर में हम कड़े कदम उठाएं, बजाय इसके कि पाकिस्तान में पहले कड़े कदम उठाएं। हम हुर्रियत के नेताओं को वहाँ से निकाल बाहर करें, दूसरी जगहों में बंद करें उनको। हम जैसा कि हमारी मिलिट्री ने कहा है कि अगर आतंकवादी सरेंडर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको मुख्य धारा में ले आया जाएगा, नहीं तो गोली ही उनका जवाब है। हम ये करें, हम ऐसा करें कि ये जो तथाकथित नेता हैं जो अपनी रोटियां वोट के लिए सेंक रहे हैं, इनके भी हम मुंह बंद करें, इनको पब्लिक बायकॉट करने की कोशिश करें, तो हम कहीं ज़्यादा सफल होंगे। ठीक। कर्नल सिंह, ये जो पॉलिटिकल जो तंत्र है खासकर कश्मीर में, कर्नल आरएसएन सिंह,
मैं आपसे समझना चाहूंगा ये जो पॉलिटिकल तंत्र है ये मिलिट्री एक्शंस के बीच में कितना हर्डल आता है। अभी जरूर हमने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, कड़े एक्शंस लेंगे, लेकिन बार बार सवाल ये उठा रहे हैं और आपने भी कहा कि आइडियोलॉजिकली हमें कुठाराघात करना होगा उस आइडियोलॉजी पर जो इस पूरी समस्या की जड़ में है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो इस तरह के बीच बीच में जो मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं वो कितने बड़े रोड़ा हैं मिलिट्री एक्शंस के लिए और उनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि पुष्पेश पंत जी ने बिल्कुल सही फरमाया। आज पाकिस्तान इज बैक इन स्ट्रैटेजिक रेकनिंग एज फार एज द यूएस इज कंसर्न। मैं पिछले 1-2 हफ्ते का डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ। चाइना ने बेल आउट करने की कोशिश की है, अमेरिका भी उसको करेगा बेल आउट, आप देखते रहना इकोनॉमिकली, और सऊदी अरेबिया भी उसको बेल आउट करेगा। अब सवाल आपने पूछा कि ये राजनीति का, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ग्लोबल जिहाद जब से आया है सब कॉन्टिनेंट में, ग्लोबल जिहाद या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहाद हैज हॉरिबली गॉट मिक्स्ड विद पॉलिटिक्स। और ये 1989 में, अपनी यादाश्त 1989 में ले जाए आप। 1989 में क्या हुआ, एक सरकार बनी, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद पता नहीं किस मजबूरी में उनको गृह मंत्री बनाया गया, और उनके चार महीने के कार्यकाल के अंदर में क्या होता है कि वो अपनी बेटी को किडनैप करवा देते हैं। 5 दिन के बाद मिलिटेंट्स छोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद साहब ये ग्लोबल जिहाद का फ्लड गेट्स खुल जाता है। और उस समय का जियोपॉलिटिकल हालात आप याद कीजिए, वॉर इन अफगानिस्तान खत्म हुआ था, ये सारे जो आउट ऑफ जॉब जो जिहादीज थे वो यहां पर आने लगे। कोमोडोर सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास से। अब कश्मीर में कोई कश्मीर या एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूं सर आपके पास। कश्मीर कर्नल सिंह को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। कर्नल सिंह थोड़ा जल्दी, मुझे आगे जाना है। अच्छा, हाँ, कश्मीर में कोई भी कश्मीरियत के लिए कोई उज़्बेक या अफगान या कोई पश्तून कोई कश्मीरियत के लिए नहीं लड़ने आना। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्लोबल जिहाद। चाइना अपने तरफ से डी रेडिकलाइजेशन कर रहा है, ताजिकिस्तान कर रहा है, सभी देश कर रहे हैं। आपको हिम्मत क्यों नहीं होती है? चाइना ने बियर्ड बैन कर दिया, बुर्का बैन कर दिया, कम्युनिस्ट को हिम्मत नहीं है वो कंडेम करने की, ओआईसी में पाकिस्तान वीटो कर देता है, और लेकिन आपको क्यों नहीं हिम्मत होती है? जब कोई एक आइडियोलॉजी आप पर आपके लोगों को मार रही है तो अच्छा, दूसरा बात आप बता दें, मैं समय रहेगा तो आऊंगा सर आपके पास, या कहीं भी कोई जज एक मिनट सर प्लीज थोड़ा संक्षेप बता सकता है कि आखिरी धर्म इस धरती पे पैदा हो गया है? आप सर्टिफिकेट देंगे हमको? ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। क्या लोग धर्म बदलते जाए और टेरिटरी धर्म के अनुसार बदलता जाए? ठीक है सर, आप दे दीजिए सर्टिफिकेट कि आखिरी धर्म पैदा हो गया है हिंदुस्तान। ऑलराइट सर, हमारे साथ एसडी मुनी, हमारे साथ प्रोफेसर एसडी मुनी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत कर लें, उनके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन बहुत देर से कोमोडोर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से कोमोडोर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। यस सर। देखिए, पहला मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं था। मैं उसी बात को बढ़ा रहा हूं। जितने आपके पैनलिस्ट ने बातें की हैं, चाहे वो जिहाद की जड़ हो, चाहे वो दूसरे सभी विकल्प हो, शांति के हो, कबूतर बाजों के हो, जो मोम ब्रिगेड है, ये सभी बातों को भूल के आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इजी पुश ओवर नहीं है। वो उसको इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप समझा नहीं सकते। वो एक हार्ड हेडेड, उसका दिमाग कुछ भेजा जो उसका वो अलग तरीके का है, उसको सिर्फ मिलिट्री लैंग्वेज आती है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आज के तरीके में हमको समझनी चाहिए, वो ये है कि ये जो टेररिज्म है हमारे कश्मीर के अंदर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडिया के अंदर नहीं है, कश्मीर के अंदर नहीं है, वो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर पाकिस्तान पे है, जहां पे जहादी रहते हैं, जैसे हाफिज सईद हुआ, ये मसूद अजहर हुआ, और दूसरे सलाउद्दीन जैसे वो, जहां मिलिट्री के उनके उस्ताद अपने टेरर कैंप चलाते हैं, जहां पे उनको वेपनाइज किया जाता है, जहां से असला, गोला, बारूद
AK-47 सभी आते हैं, और साथ में जहां पे इन जहादियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है, जहां पे ये जो कैनन फॉडर इनके पास है उनको एक आत्मघाती बम बनाया जाता है, और सभी पाकिस्तान के अंदर हैं। जब तक आप अपनी लड़ाई उनकी जमीन के ऊपर उस सेंटर ग्रेविटी ऊपर नहीं लेके जाते, ये चलता रहेगा। आप जितने जहां पे डिस्कशन करिए, अपना माथा पेची करिए, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि अब हमें एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाना पड़ेगा। हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो सिर्फ एक लैंड डायमेंशन थी। अबे हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम प्रिसाइज एरियल सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे जहाज हैं, मिराज 2000 हुआ, जैगर्स हुए, Su-30 हुए, इनके अंदर प्रिसाइज सर्जिकल आर्मी की कैपेबिलिटी पे कोई कैपेबिलिटी है। आप अभी मुझे बात करने दीजिए, खत्म कर रहा हूं मैं, प्लीज सर, थोड़ा संक्षेप कर रहा हूं। जब तक आप इनको अपने यूज में नहीं लाते और उनके ऊपर नहीं जाते, आप वहां पे जाके नहीं लड़ते, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मिलिट्री की भाषा है। ओके सर, आपका पॉइंट ले लिया। सिविलियन जो दिमाग है वो काम नहीं करता। ऑलराइट प्रोफेसर मुनी, एक तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है सर, लेकिन कार्यक्रम के इस समय में आपसे दो इंपॉर्टेंट पक्षों पर हम बात कर रहे हैं। एक, हम कश्मीर पर बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो इमरान खान का जो बयान आया है उसको भी एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आपकी नज़र में आप कैसे एनालाइज करते हैं सर आज इमरान खान के बयान को? लेकिन क्योंकि अब वो सबूत मांग रहे हैं सर, कंडेम तो छोड़ दीजिए इस घटना की जिम्मेदारी लेना तो छोड़ दीजिए, वो तो उनसे उम्मीद ही नहीं है, लेकिन वो तो सबूत मांग रहे हैं अब हमसे। और सबूत मांगने का मतलब ये है कि उन्होंने मसूद अजहर पर अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है, हाफिज सईद पर क्लियर कर दी है, वो कह रहे हैं कि सबूत लाइए सर। अब हमको क्या करना चाहिए सर, इंडिया को क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे गुनहगार तो पाकिस्तान में अल्टीमेटली जो उनका सरगना है वो तो वहीं बैठा है, उसको कैसे लाएं सर? क्या होना चाहिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन? सरगना के अलावा देखिए, इमरान खान ने जो कहा है उस बात को भूल जाइए आप। वो इसलिए भूल जाइए कि ये हमेशा कोई भी हादसा जब होता है तो सबसे पहली बात कहते हैं आप एविडेंस दीजिए। एविडेंस आप बॉम्बे के वक्त से दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सरकार इस करने के कुछ भी करने के मूड में ही नहीं है। इसलिए सरकारी स्तर पर अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, तो मैं समझता हूँ इस बात को भूल जाइए। वो चाहे इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे और कोई भी हो। तो इसीलिए आप पाकिस्तान को अगर एक ऐसा हर्ट कर सकते हैं जो अनअफोर्डेबल है, जिसकी कीमत वो चुका नहीं सकता है, ऐसा हम लोग कर नहीं पाए हैं। सीधी सादी बात ये है। और अभी तक अगर उसको आप नहीं कर सकते हैं तो पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान को कोई बात समझ में नहीं आएगी। हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, मैं समझता हूँ हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट से भी नहीं है, लेकिन जो फ़ौज और ISI जो इन टेररिस्ट के पीछे है, उसको जब तक सबक आप नहीं सिखा पाएंगे, और अगर आप उसको सबक नहीं सिखा सकते हैं तो बातचीत से कुछ होगा नहीं। दूसरी बात यह है, कश्मीर में देखिए रेडिकलाइजेशन बढ़ा है पिछले 3, 4, 5 सालों में, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी बातें नहीं हुई है, लेकिन क्या हमने बहुत सीरियसली और ऑब्जेक्टिवली, मैं कहता हूँ, ये सोचने की कोशिश की है कि रेडिकलाइजेशन क्यों बढ़ा है, और अगर उस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं मानता हूँ कि उसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स हैं। पाकिस्तान एक है, ISI दूसरा है। सारे माहौल में, सारी दुनिया के माहौल में एक रेडिकल मूड है, और इस तरह से जो नौजवान लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, हम लोगों ने सोचा कि BJP और PDP की सरकार एक नया सॉल्यूशन लाएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। तो इसीलिए उसमें पॉलिटिकल बात को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और जब तक हम रेडिकलाइजेशन को रेजिस्ट नहीं करेंगे, डिटर नहीं करेंगे, वो कोई भी हमारा दुश्मन उसका फ़ायदा उठाता है। ठीक है सर, ऑलराइट सर। और इसी बीच कड़क सवाल जो हमने देश की जनता से पूछा था उसका जवाब लेने का वक्त भी आ गया। फिर इस चर्चा को आखिरी राउंड में मैं आगे बढ़ाऊंगा। और हमने आज अपनी देश की जनता से कड़क सवाल पूछा था कि पुलवामा पर इमरान की जो सफाई है क्या पाकिस्तान को बचा पाएगी? ये सीधा सा सवाल था। और 93% जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं,
उन्होंने कहा है कि नहीं, पाकिस्तान को ये सफाई नहीं बचा पाएगी। 93% व्यूअर्स ये मानते हैं, जबकि सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अभी और भी कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी बची हुई है। ये हमारा ऑनलाइन पोल है। इसके साथ हम इस पर रिएक्शंस भी लेंगे और साथ ही साथ कुछ और सवाल भी हैं जो इस बीच उठे हैं, उन सवालों के साथ मैं आगे जा रहा हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, यहां पर एक चर्चा आई है, पॉलिसी के मैटर पर आई है, साथ ही साथ रेडिकलाइजेशन को कैसे काबू में किया जाए कश्मीर के अंदर, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास तमाम विशेषज्ञों ने दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हम क्या उम्मीद करें सर कि ये जो रेडिकलाइजेशन है इस पर कैसे प्रहार हो? देखिए, कश्मीर का जो सॉल्यूशन है वो लगता है कि मिलिट्री के पास ही है। चर्चा वाला जो बात है उससे हम बियॉन्ड चर्चा के चले गए हैं। अब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मैसेज जो दे रही है हमारी आर्मी, वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर आप पाकिस्तान को ही ले लें, वो कह रहा है कि हमें प्रूफ दे दीजिए। अब प्रूफ क्या, वो जैश ए मोहम्मद खुद कह रहे हैं कि हमने ये किया, फिर उनको प्रूफ चाहिए, तो अपने आप में मतलब ये एक फ्रॉड है। पूरा पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वह पूरी तरह से डिनायल मोड में है, तो उसका कोई वजूद नहीं है। दूसरी तरफ जो हम इंटरनल सॉफ्ट अपने लोगों को कहते हैं कि भटके हुए बच्चे हैं, भटके हुए लोग हैं, इनके प्रति थोड़ा सा संवेदना रखनी चाहिए, तो उसको भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है कि भटके हुए लेवल पे भी अगर किसी का इलाज करना है तो डोमेस्टिक सपोर्ट सिस्टम को कम्प्लीटली उसको रोकना है। जो आर्मी ने अभी कहा है कि अगर भटके हुए हैं तो हम चांस दे रहे हैं कि आप वापस अपने को सरेंडर कर दीजिए और हमें बता दीजिए कि हमसे क्या कमी हो गई या आपसे क्या हो गया। वह दूसरे लेवल पे। तीसरा लेवल है कि जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट पूरे को सिस्टम को मिलता था, जो लेफ्ट लिबरल्स नाम से जो पूरे देश में, उनके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग एक्शन सरकार ने लेना शुरू किया। उनको एक कम से कम उनको एक वो लोग जो जिनको समझदार माने जाते हैं, उन लोगों तो कम से कम इस चीज को देखना चाहिए कि वो कितना देश का नुकसान कर रहे हैं। अगर वह बात जो समझदार करके बेवकूफी बना रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति भी सरकार एक्शन लेना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है उसके अंदर जो देश की जनता की ओपिनियन बहुत स्ट्रांग आनी चाहिए। और जो NIA के थ्रू जो कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी हैं, उनके ऊपर भी सरकार ने वह जो पूरा उनका इकोनॉमिक मॉडल है वह तोड़ना बहुत जरूरी है। वो पूरी तरह से आर्थिक, वह कोई ना आइडियोलॉजिकल उनका सपोर्ट, वो केवल अपनी अर्थतंत्र को चला रहे हैं। ठीक है, तो उसको NIA के थ्रू अकाउंट्स फ्रीज करने के थ्रू उनको विड्रॉ करके उनको एक्सपोज करके पब्लिक में उसको भी सरकार करे। तो मुझे लगता है कि और ग्लोबल लेवल पे जो अभी पुष्पेश जी ने कहा, मैं उसकी एक बात से तो वाकिफ हूँ कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स आर्मी जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो रिएक्शन आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत नहीं पाकिस्तान के सपोर्टिव सिस्टम्स लग रहा है। मुझे वो नहीं लगता। केवल ग्लोबल लेवल पे इतनी कंसर्न है कि क्या पाकिस्तान, ये भारत जो है पाकिस्तान पे अभी हमला करेगा कि नहीं, उसलिए वो थोड़ा सा रिजर्व्ड रिएक्शंस टाइप के दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वह लोग भी, मुझे लगता है कि भारत की बात से अब कोई डिनायल नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट MEA और सब डिप्लोमेटिक चैनल्स पूरी तरह से स्ट्रांगली एक्शन ले रहे हैं और कर रहे हैं। और इंडिया आज की डेट में बहुत मजबूत कंट्री इंटरनेशनली बन के उभर के आया है। पुष्पेश सर, आपने पिछले स्टेटमेंट में ये कहा था कि हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करने में नाकाम रहे, उल्टा हम ही लोगों को आइसोलेट करने में पाकिस्तान कामयाब रहा है। लेकिन सर फिर हम क्या करें, फिर सरकार ऐसा क्या करे? क्योंकि हम जानते हैं देश के भीतर अभी चुनाव का माहौल भी एक तरफ, हमारे पास ये भी चुनौती है, हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं अभी। हालांकि देश एकजुट है पूरा इस पूरे मसले पर, लेकिन अभी ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास क्या बचते हैं सर? क्या ऐसा किया जाए कि हम आइसोलेट भी कम से कम आपके नजरिए से हम उसको और पुख्ता तरीके से आइसोलेट कर पाए? नहीं, देखिए, क्षमा कीजिएगा, मेरा नज़रिया ही नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना, तकनीकी सहायता देना बंद नहीं किया है। चीन ने पाकिस्तान को न केवल उकसाया, भड़काया है। पाकिस्तान के साथ सीधी गठजोड़ चीन की पिछले 5 दशक से चली आ रही है। जिस भारत के ज़मीन के हिस्से पे कश्मीर के पाकिस्तान का नाजायज़ कब्ज़ा है, उससे होकर चीन की सामरिक सड़क जाती है। चीन की किसी परियोजना में, महत्वाकांक्षी राजनयिक परियोजना में, पाकिस्तान
पाकिस्तान अलग बाहर नहीं है। रही बात विचारधारा से संघर्ष की, तो मुझे लगता है हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो अल्पसंख्यक मुसलमानों का है वो सिर्फ कश्मीर में नहीं बसता है। ऐसा कैसे है कि ये जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार भारत के सिर्फ एक राज्य में इस तरह से होता है जहां पुलवामा जैसी घटनाओं का हश्र होता है। मुझे लगता है ये बात गंभीरता से सोचने की है, सिर्फ आत्ममुग्ध और खुद प्रसन्न होने की नहीं कि हम एक महान देश हैं, बुद्धिमान देश हैं, हम बड़े सफल हैं। और ये वर्तमान सरकार की आलोचना नहीं है। कश्मीर नीति की असफलता पिछली सभी सरकारों की असफलता है जिन्होंने कश्मीरियों की श्रेष्ठ वर्ग की कुनबापरस्त राजनीतिक दलों के नेताओं की तुष्टि करने का काम किया है। बिल्कुल सैनिक अगर आज हमारे शहादत दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने कहीं ना कहीं लैक किया कश्मीर पॉलिसी में, और वो एक गवर्नमेंट की बात नहीं कि पुष्पे जी ने बिल्कुल सही बात करी, लेकिन अब वक्त है सर उस पर काम करने का। प्रोफेसर एसडी मुनी, अब क्या काम हुआ, अब कैसे, क्या हम हमारी कश्मीर पॉलिसी अब कैसी हो जो एक अब वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसी कोई कौन सी नीति आपके नजरिए में है जिस पर हम काम करके कश्मीर इशू को सॉल्व कर सकते हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी कश्मीर पॉलिसी है क्या, कोई इसको तो डिफाइन करे हमारे लिए कि अभी पर क्या क्या सोच है हमारी कश्मीर के ऊपर। क्या कभी गवर्नर रूल हो जाएगा, कभी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी अलायंसेस हो जाएंगी, कभी हम लोग उसको टोटली नेग्लेक्ट करेंगे, कभी हम लोग बिल्कुल फिसल के बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए कि क्या पॉलिसी है। दूसरी बात ये है, वहाँ जहाँ एलिनेशन हो रहा है यंग लोगों का ख़ास तौर से, और देखिए उसका सारा जवाब फौज से नहीं मिल सकता है। ये एक पॉलिटिकल मसला है, एक सियासी मसला है, और जब तक हम उसको सियासी स्तर पर लेके बातचीत करके सुलटाने की कोशिश नहीं करेंगे। फौज के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी ये कहा है कि देखिए फौज एक सीमा तक काम करेगी, उसके आगे राजनीति को आना पड़ेगा, और वो राजनीति क्या है उसके लिए केंद्रीय सरकार को सोचने की बहुत ज़रूरत है। बार बार ये बात हम कभी हुर्रियत से करेंगे, कभी दूसरे लोगों से करेंगे, तो इस तरह की जो ढुलमुल नीतियां चली जा रही है, और एक सीधा जवाब ये है कि सबको जो बंदूक उठाएगा उसको ख़त्म कर देंगे, उससे कश्मीर का मसला ख़त्म नहीं होगा। कश्मीर आधार रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत करके, और वहाँ की जो ज़रूरतें हैं यंग लोगों की, अब देखिए वहाँ पर पुलवामा के बाद में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदुस्तान में और जगह पे कहीं न कहीं प्रेशर डलना शुरू हो गया, तो उससे कश्मीरी तो और दूर जाएंगे, नज़दीक नहीं आएंगे। तो एक बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत है, और सारे राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं एक कश्मीर के मामले में आमराय बनाने की ज़रूरत है। कर्नल आसिम सिंह, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। हमारे सैनिक अगर कश्मीर में हमारे ही नागरिकों के आमने सामने हैं तो वो कोई सेना की मर्जी से तो नहीं है, वहां पर फौज अपनी मर्जी से तो नहीं गई। हमारे पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं कि वहां पर कश्मीरी और जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं जो हर रोज शहादत दे रही हैं अपनी, वो उनके आमने सामने, और उसका खामियाजा भुगतते हैं वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो फिर ये तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन बना है सर, अगर इसमें सेना क्या करेगी फिर? नहीं, पहली बात कि जब 5 लाख हिंदू वहां से निकाल दिए गए तो उसमें से क्यों नहीं कोई दहशतगर्द पैदा हुआ? वो क्या मलाई खा रहे हैं इस देश में? वो क्यों नहीं रेडिकलाइज हो रहे हैं? वो बम धमाके क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे शर्म कीजिए साहब, ऐसे मत करिए आप लोग। वो 5 लाख हिंदू रेडिकलाइज नहीं हुए और वो एलिनिएटेड हो रहे हैं। दूसरी बात, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में घाटी का हिस्सा 7.5% है। 7.5% एरिया में रहने वाले लोग 93% एरिया में हुकूमत चला रहे हैं। अब ये जमहूरियत है या ये ओवरडोज है जमहूरियत का? आप बताइए, इज इट एन ओवरडोज ऑफ डेमोक्रेसी और इज इट लैक ऑफ डेमोक्रेसी? तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये किसने कह दिया कि ये केवल कश्मीर तक है? आपको मालूम है कि ये नेल्लोर कोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट इसलिए हुआ केरला में कि वहां पे आपने बुरहान वानी को क्यों मारा? 4 मलयाली कुपवाड़ा में मारे गए, वो जा रहे थे लश्कर तोयबा को ज्वाइन करने। महाराष्ट्र में 9 लड़के पकड़े गए हैं जो कि केमिकल वॉरफेयर। ऑलराइट सर, मेरे पास वक्त की कमी है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे रिएक्शन फटाफट लेने। ऑलराइट सर, कृपया
कृपया देश को धोखा ना दे इस तरीके से। ये जो सच्चाई है और इस पर गौर करें कि वो 5 लाख हिंदुओं की भी बात करें, क्या उनका भी समय आ गया है हथियार उठाने का? ठीक है सर। एम्बेसडर त्रिपाठी सर, फाइनल रिएक्शन आपका क्विक सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा वक्त की अब कमी है, फाइनल रिएक्शन। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हम पंजाब में आतंकवाद खत्म करने में सफल हो सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकते? हमारी कहीं न कहीं पॉलिसी में गड़बड़ी है, आज की सरकार की नहीं बल्कि पिछले 40-50 साल की। हमें एक रिविजिट करना पड़ेगा पॉलिसी को, ये देखने के लिए कि आतंकवाद की जड़ जहां है वहां से हम शुरुआत करें। ठीक है सर। कोमोडोर सिंह, फाइनल रिमार्क्स सर। कोमोडोर सिंह, फाइनल रिमार्क्स सर। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों के बीच जो ये क्लैश होता है, इसका जैसे कई विचार जो बुद्धिजीव हैं वो कह रहे हैं कि इसका मिलिट्री सलूशन नहीं हो सकता, इसका पॉलिटिकल भी देखना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल क्लास के ऊपर जिम्मेवारी आती है, उनकी अपनी जिम्मेवारी आती है कि अगर कोई चीज़ काम नहीं करती तो उनको फ्लेक्सिबल होना मांगता है। उनको ये चाहिए कि उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें, ताकि हमारे कश्मीर के अंदर अगर वो इंटरनल जितने विकल्प हैं वो फेल हो चुके हैं तो ये भी उनको सोचना चाहिए कि जैसे मैंने सजेस्ट किया है कि हमको ये लड़ाई जो है बॉर्डर के उस पार लेके जाने पड़ेगी, इसके ऊपर भी कुछ विचार करना चाहिए ना। ठीक है सर, ठीक है सर। मुझे अगर वो नहीं है तो फिर बातचीत का रास्ता खोलें, बात करें, और जो हमारी सैक्रिफाइस का रेट है इतना बड़ा, कुर्बानियां इतनी जा रही हैं, वो तो कुछ कम आए। अभी तो 40-50 मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सॉरी यहाँ पर रोक रहा हूँ। चर्चा हम आगे जरूर बढ़ाते, लेकिन वक्त की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। गोपाल जी माफ कीजिएगा, और मैं तमाम दर्शकों का और साथ ही साथ हमारे जो मेहमान हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पुष्पेश पंत जी, SD मुनी साहब, कर्नल सिंह, JK त्रिपाठी, कोमोडोर सिंह सर, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। और उम्मीद करते हैं सर हम कि ये जो चर्चा हुई है इससे जो भी इनपुट्स निकले हैं वो कम से कम गवर्नमेंट तक जरूर जाएं, आम जनता तक तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो सजेशंस यहाँ से निकले हैं वो पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट पे मिले। हम जानते हैं कि सेना और गवर्नमेंट के पास तमाम ऑप्शन अभी खुले हुए हैं, बहुत गंभीरता से इस पर काम हो रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जो चर्चा हुई है इससे कुछ सार्थक इनपुट्स गवर्नमेंट के पास भी मिले होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि कश्मीर समस्या का एक स्थायी समाधान निकले और पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब मिले। हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। देश की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का और मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।